हाय एवरीवन। तो आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे यूपी पीसीएस जीएस 6 का टॉपिक। ठीक है, तो ये जीएस 6 के मेंस का टॉपिक है। ये सेकंड पॉइंटर है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ यूपी। इसका फर्स्ट वीडियो हम कर चुके हैं, आज हम सेकंड वीडियो में चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? लाइफ स्टॉक, डेयरी डेवलपमेंट एंड फिशरीज। ठीक है, देखिए लाइफ स्टॉक क्या होता है। Livestock is the backbone of the state economy because animals perform the role of an associate enterprise along with agricultural operations। देखिए livestock जो होता है ना, बैकबोन क्यों है यहाँ पे? क्योंकि एनिमल यहाँ पे एक तरीके से एसोसिएट का काम कर रहा है उस एंटरप्राइज का। इसमें एग्रीकल्चर ऑपरेशंस भी हो रहे हैं साथ में, थ्रू विच जो फार्मर है ना उसको एडिशनल इनकम मिलती है अलॉन्ग विथ वेरियस फूड आइटम्स जैसे कि मिल्क, कर्ड, बटर एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। देखिए अब बेसिकली ना, आपने इकोनॉमिक्स में, अगर मतलब जनरल स्टडीज़ में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। ठीक है, व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग? इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक फार्मर है। ठीक है, अब ये कोई ए फार्मर है, इसके पास छोटा सा लैंड है एग्रीकल्चर का, और इसका घर है, यहाँ पे ये रहता है। इसने साथ में ना थोड़े से कैटल्स रखे हुए हैं। तो अब ये लैंड पे एग्रीकल्चर भी कर रहा है, इसके पास कैटल भी है जो इसको इसके खाने की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा कि भाई इसको मिल्क मिल रहा है, उसका ये कर्ड भी बना रहा है। फिर इसको इससे जो इसका वेस्ट मिलेगा उसको ये अपने फार्म में फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूज़ कर रहा है। इस कैटल का इस्तेमाल ये क्या करेगा, अपना बुलक कट वगैरह कुछ बना रहा है तो उसमें भी यूज़ कर रहा है। तो बेसिकली क्या है कि उसका लैंड, उसका कैटल, ये सारी चीज़ें मिल कर के उसका सारा जो खाने पीने का, लाइवलीहुड का बंदोबस्त है वो कर रही हैं। तो इसको कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, जब उसके पास जितना लैंड है या कैटल है अपनी, तो वो उससे अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पा रहा है। ठीक है, ये वो बेचने के पर्पज से नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हो रहा है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनके पास कैटल भी है, लैंड भी है, सब कुछ अगर, तो एडिशनल इनकम मिलती है और फूड आइटम्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो स्टेट ना थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज जो है वो अर्न करती है फ्रॉम वेरियस एनिमल प्रोडक्ट्स। और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टेट के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। ठीक है, देखो लाइफ स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्टॉक्स के बारे में पढ़ते हैं तो यू नो कि उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्विक एस्टिमेट ऑफ 2021-22, जो परमानेंट प्राइजेज है ना एनिमल हस्बेंड्री के एंड फिशरीज के सब डिविजन के, जो ग्रोथ रेट था वो कितना था? 10.4, 8.5 रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे इतना याद रखना, बस ग्रोथ रेट हो सकता है याद कर लो अगर, तो ठीक है। बस एनिमल हस्बेंड्री का ग्रोथ रेट याद रखो, 10.4 था। फिशरीज का कितना था? 8.5 था। देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कवरेज का परसेंटेज। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? जब बेसिकली आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है जो भी कैटल है उसको। ठीक है, तो इसका जो परसेंटेज है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मिशन का नाम। इसका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ है। देन टू इंक्रीज इट, यहाँ पे ये टारगेट करा गया था कि फ्री आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन 15 लाख एनिमल्स का किया जाएगा। देन देखिए, इट इज़ टारगेटेड टू डू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वर्क इन ऑल द विलेजेस ऑफ द स्टेट, फॉर विच 81.77 लाख आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो हैं करे गए थे, जबकि टारगेट क्या था? 217 था, मतलब उसमें से 81 के करीब हो गए हैं। बाय दिसंबर 2022 तक ये सारा काम हो गया था। एंड 22 लाख जो है थ्रू INAF पोर्टल के द्वारा किए गए थे, फीडिंग वॉज डन। तो डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखो कि हाँ विलेजेस में और डिस्ट्रिक्ट्स में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन राष्ट्र गोकुल मिशन के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे देखिए, हर साल ना 108 करोड़ एग्स प्रोड्यूस्ड होते हैं स्टेट में, वाइल 473 करोड़ एग्स कंज्यूम्ड होते हैं ईयरली। तो प्रोडक्शन से ज़्यादा है कंजम्पशन। ठीक है, अबाउट 365 करोड़ एग्स इंपोर्ट किए जाते हैं हर साल अदर स्टेट से प्राइवेट सेक्टर बिजनेसमैन के द्वारा टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट। अकॉर्डिंग टू द 20th लाइफ स्टॉक सेंसस ईयर जो कि 2019 में करा गया था, यहाँ पे टोटल ऑफ 692.20 लाख लाइफ स्टॉक्स है स्टेट में, जो कि हाईएस्ट है कंट्री में। तो ये याद रखो कि आपके हिसाब, मतलब इस लाइफ स्टॉक सेंसस के हिसाब से यूपी के पास हाईएस्ट लाइफ स्टॉक है कंट्री में। जो स्टेट का रैंक है फर्स्ट है लाइफ स्टॉक में, एक्सेप्ट पोल्ट्री। ठीक है, जो यहाँ पे पोल्ट्री फार्म्स होते हैं ना, वो बेसिकली
एग्स के लिए या चिकन फार्मिंग के लिए होते हैं। तो वो अगर एक्सेप्शन से हटा दिया जाए तो फर्स्ट है लाइफ स्टॉक के मामले में। देन यू अगैन हैव सम डेटा। डेटा को प्लीज़ अब रेलिवेंट तरीके से बस फिल्टर आउट करना है, उसको बार बार देखने में टाइम बर्बाद नहीं करना। टॉप 5 स्टेट्स फिर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक, तो यूपी फर्स्ट है, इतना याद रखो, 68 मिलियन के करीब है। राजस्थान सेकेंड, एमपी थर्ड, वेस्ट बंगाल फोर्थ, बिहार फिफ्थ। ठीक है, ऑल इंडिया हमारे पास कितने 536 के करीब मिलियन की क्वांटिटी में है। अब यहाँ पे देखिए एंटी एनिमल प्रोडक्टिविटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपको इन्होंने एनिमल का नेम दिया है, एनिमल स्पीसीज नेम दिया है, देन यूनिट है, ईयर वाइज एवरेज प्रोडक्शन दिया है। इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल छोड़ दो। मिल्क प्रोडक्शन बस इतना याद रखो, इंडिजिनस काओ के बारे में है, कैस ब्रीड, अनडिस्क्राइब्ड काओ, इंडिजिनस बफेलो। फिर ये मुझे बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा, इसको छोड़ दो, इसमें से कुछ नहीं है आपको रेलिवेंट है कोड करने के लिए। नेक्स्ट देखो टॉप 5 स्टेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैटल। तो कैटल में हमारा यूपी का नंबर सेकंड पे है, ठीक है, 19 है, वेस्ट बंगाल 19.1 है, सिर्फ इतना देखिए। देन टॉप 5 स्टेट इन टर्म्स ऑफ बफेलो के नंबर्स में, तो यूपी फर्स्ट में है 33, सेकंड पे राजस्थान, गुजरात, फिर एमपी, फिर बिहार, फिर ऑल इंडिया आपको 109.85 दिया है। मीट प्रोडक्शन पे देखते हैं। देखो मीट प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में बताया गया कि इंडिया जो है ना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मतलब इंडिया में यूपी में जो मीट प्रोडक्शन है वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टेट की लाइवलीहुड के सेक्टर का। यूपी जो है वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ मीट प्रोडक्शन, और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इसमें कंट्री के ओवरऑल मीट इंडस्ट्री में। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है मीट इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, मीट प्रोडक्शन के बारे में यूपी में। सो यू हैव लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन। देखिए यूपी के पास सिग्निफिकेंट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, इसमें कैटल आते हैं, बफेलोज आते हैं, शीप आते हैं, गोट्स एंड पोल्ट्री आते हैं। यहाँ पे ये डाइवर्स लाइफ स्टॉक जो बेस है वो प्रोवाइड करता है फाउंडेशन मीट के प्रोडक्शन के लिए स्टेट में। देन मीट की कुछ टाइप्स हैं, स्टेट इन्वॉल्व है इन प्रोड्यूसिंग वेरियस टाइप्स ऑफ मीट, ठीक है, इसमें बफेलो मीट आता है, बीफ आता है, मटन है, गोट एंड शीप का मीट है, पोल्ट्री मीट है। बफेलो मीट को नोन किया जाता है एज कारा बीफ, ठीक है, ये एक मेजर मीट प्रोडक्ट है यूपी में और सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट पोटेंशियल है इसका। देन स्लॉटर हाउसेस के बारे में देखिए, यूपी में ना बहुत सारे रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड स्लॉटर हाउसेस हैं जो फैसिलिटेट करते हैं प्रॉपर प्रोसेसिंग एंड स्लॉटर एनिमल्स का मीट के प्रोडक्शन के लिए। ये जो स्लॉटर हाउसेज है ना इनको रेगुलेट किया जाता है ताकि ये कंप्लाइंस इंश्योर करे विद एनिमल वेलफेयर एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड की बात करते हैं, मीट प्रोडक्शन जो है यूपी में जनरेट करता है बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों के लिए जो इस स्टेज ऑफ सप्लाई चेन में इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग एनिमल रेयरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन, स्लॉटर, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है काफ़ी सारे सेक्टर्स में। एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखिए क्या है इसका, यूपी वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ बफेलो मीट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, तो ये वन ऑफ द लीडिंग है इसमें। स्टेट के पास बहुत सारा मॉडर्न एबेटॉर्स है एंड मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स है जिससे ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं एक्सपोर्ट मीट के प्रोडक्ट्स का बहुत सारी कंट्रीज़ में। देन गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ यूपी एक क्रूशल रोल प्ले करता है सपोर्ट करने में, रेगुलेट करने में मीट की इंडस्ट्री को। ये इंश्योर करता है इम्प्लीमेंटेशन हो प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस का स्लॉटर हाउसेज में एंड मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स में टू मेंटेन द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ मीट प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है असिस्टेंस एंड सब्सिडी एनकरेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट मीट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, तो बेसिकली असिस्टेंस और सब्सिडीज मिलती हैं इनको। कंजम्पशन एंड डिमांड की बात करते हैं, मीट पर्टिकुलरली बफेलो मीट वाइडली कंज्यूम होता है यूपी में एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। देन ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, राइजिंग इनकम लेवल्स एंड चेंजिंग जो डाइटरी प्रेफरेंसेस है ना वो इंक्रीज करते हैं डिमांड मीट के प्रोडक्ट्स के लिए स्टेट में। देन नेक्स्ट देखिए, इट्स वर्थ नोटिंग कि जो मीट इंडस्ट्री है ना इंक्लूडिंग स्लॉटर हाउसेस, एक मिनट, इंक्लूडिंग स्लॉटर हाउसेस हैंड मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये कंप्लाई करे रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को जो गवर्नमेंट सेट करता है इंश्योर करने के लिए एनिमल वेलफेयर को, फूड सेफ्टी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को। देन प्रमोट करना सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस को मीट इंडस्ट्री में एसेंशियल है ताकि वेलफेयर हो एनिमल्स का, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो।
यहाँ पे फिर से टॉप 5 आपको मीट प्रोडक्शन के स्टेट्स दिए गए हैं। यूपी फर्स्ट है, ठीक है, 1166,000 टन्स के हिसाब से है यूनिट। महाराष्ट्र सेकंड, वेस्ट बंगाल थर्ड, आंध्रा फोर्थ एंड तेलंगाना फिफ्थ। ऑल इंडिया में 8599 प्रोडक्शन है। डेली डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कोट करने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2020-21 में स्टेट का रैंक फर्स्ट था इन द कंट्री बाय प्रोड्यूसिंग 313.597 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ मिल्क। तो फर्स्ट रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में। ग्रोथ रेट 1.58% है और 329 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ मिल्क, ग्रोथ रेट 48.5% है 2021-22 में। गवर्नमेंट जो है ना इंडिया का, उसने बहुत सारे मिल्क डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को स्टैब्लिश करा है गिवन डायमेंशन में। पहला है विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट है कि कौन सी इंडस्ट्री क्या डेवलपमेंट कर रहा है। देखिए, एज पार्ट ऑफ मिशन शक्ति प्रोग्राम बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है अंडरटेकन करे गए हैं विमेन को एम्पावर करने के लिए इन मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड मिल्क यूनियंस अक्रॉस ऑल स्टेट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं मिल्क की, जो भी मिल्क यूनियंस हैं, उनके अंतर्गत क्या करा गया, मिशन शक्ति के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी गई है। ये जो इनिशिएटिव्स है ना, इसमें विमेन के सेमिनार्स होते हैं, मिल्क यूनियन के टूर्स होते हैं एंड अदर प्रोग्राम्स हैं। सो फार 1224 सेमिनार्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, जिसमें करीब 46,000 इंडिविजुअल्स ने पार्टिसिपेट किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन फील्ड डेयरी प्लांट, ठीक है, वाराणसी में है। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी कि ग्रीन फील्ड का डेयरी प्लांट है वाराणसी में, और ये हैंड ओवर करा गया टू द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑपरेशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए सिंस दिसंबर 2021। देन एडिशनली एक डेयरी प्लांट जिसकी कैपेसिटी 3 लाख लीटर्स पर डे होती है, वो बिल्ड करा गया लखनऊ में और इसका खर्चा करीब 124 करोड़ रुपए आया है। फर्दर मोर 4 डेयरी प्लांट्स करंटली कंस्ट्रक्शन में है कानपुर में, जिसकी कॉस्ट है 160 करोड़ के करीब। मोरेवा कंस्ट्रक्शन जो है उसमें एक न्यू डेयरी प्लांट जिसकी कैपेसिटी 1 लाख लीटर्स पर डे होगा, ये भी कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे रिकग्निशन दिया है, रिकग्निशन एंड इंसेंटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए। प्रोग्राम एक्नॉलेज करता है, रिवॉर्ड करता है मिल्क प्रोड्यूसर्स को जो कंट्रीब्यूट करते हैं द मोस्ट मिल्क थ्रू मिल्क कमिटीज़ एट द स्टेट लेवल। जो प्रोत्साहन नंद बाबा अवार्ड स्कीम है, इनिशिएट करी गई थी 2018-19 में, ग्रांट करती है अवार्ड इन मिल्क प्रोड्यूसर्स को। अवार्ड अमाउंट करता है टू ₹51,000 एट द स्टेट लेवल, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट पे एंड ब्लॉक लेवल्स पे ये 21,000 है। तो बेसिकली वही ना, आप उनको एनकरेजमेंट अवार्ड दे रहे हो तो उनको एक तरीके से इंसेंटिवाइज करने से क्या होगा, एनकरेज होंगे वो और अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए। देन एडिशनली प्राइस 5100 का भी दिया जाता है। ट्रांसपेरेंट मिल्क कलेक्शन देखिए, टू इंश्योर कि एक्यूरेट मेजरमेंट हो, क्वालिटी ऑफ मिल्क अच्छी हो, एज वेल एज फेयर प्राइसिंग हो फॉर मिल्क प्रोड्यूसर्स जो एसोसिएटेड है मिल्क सोसाइटीज़ के साथ में। डेटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट, जिसको DPMCUs कहते हैं, ये इस्टेब्लिश करी जाती हैं। करंटली 6,853 DPMCUs सेटअप करी गई हैं करीब 7,331 वर्किंग मिल्क सोसाइटीज़ में, ताकि ट्रांसपेरेंट अरेंजमेंट हो मिल्क कलेक्शन के लिए। देखिए, अब यहाँ पे आपको फिर से 5 स्टेट दिए हैं जो मिल्क प्रोडक्शन में टॉप लेवल पे हैं। यूपी फर्स्ट है, ये भी 1000 मेट्रिक टन्स में दिया गया है, 31,864। राजस्थान सेकंड, MP थर्ड, आंध्रा फोर्थ एंड गुजरात फिफ्थ, और ऑल इंडिया लेवल पे इतना नंबर है, ठीक है। मिल्क इंडस्ट्री पे आ जाइए। अब देखिए, स्टेट जो है ना उसने सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाया है मिल्क प्रोडक्शन में ओवर 3 ईयर्स। 2020-21 में इसको फर्स्ट रैंक आया था कंट्री में बाय प्रोड्यूसिंग 313.597 लाख मेट्रिक टन्स, और इसमें ग्रोथ रेट जो है 1.58% है इसका। अब देखो, यहाँ पे आपको फिर से डेटा कोट किया है कि 2021 के हिसाब से प्रोडक्शन इंक्रीज करके 329 लाख मेट्रिक टन हो गया है। ग्रोथ रेट कम से कम 48.5% है यहाँ पे। 22-23 के हिसाब से स्टेट ने प्रोड्यूस किया था 264 लाख के करीब, ठीक है, मेट्रिक टन, जो लाख मेट्रिक टन था उतना इन्होंने जनरेट किया था। अब ये डेटा इतना रेलिवेंट नहीं है कि आप नंबर्स याद रखो कौन सी ईयर में कितना हुआ। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि हम मिल्क प्रोडक्शन को
जो है प्रमोट कर सके, एम्पावर करे विमेन को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में और यूनियंस में। मिशन शक्ति का प्रोग्राम एम करता है विमेन को एम्पावर करने के लिए सेमिनार्स, टूर्स एंड अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू। सेकेंड फेज में 1224 सेमिनार्स ऑर्गेनाइज हुए, इसमें करीब 46,000 इंडिविजुअल्स को इंगेज करा गया, ठीक है। रेपुटेशन कर रखा है यहाँ पे डेटा का। देन एफर्ट्स जो है वो इंश्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी को करे गए हैं, एक्यूरेट मिल्क क्वालिटी का मेजरमेंट हो उसके लिए भी एफर्ट करे हैं, फेयर प्राइसिंग हो मिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए। डेटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट एस्टैब्लिश करी गई है, सेम अगेन वही सेम चीज़ लिखी है। वेब बेस्ड ऑनलाइन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करा गया है ऑनलाइन पेमेंट ऑफ मिल्क प्राइजेस के लिए, जो कि डायरेक्टली मिल्क प्रोड्यूसर्स के अकाउंट में जाती है, ठीक है। मतलब आप वेब से ही पेमेंट कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक फोकस एरिया है, एस्टैब्लिशमेंट हुआ है इसमें न्यू डेयरी प्लांट्स का, बल्क मिल्क कूलर्स का। ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट्स वाराणसी में सेटअप हुए हैं, लखनऊ, कानपुर में हुए हैं। कैपेसिटीज इनकी 3 लाख से 1 लाख लीटर पर डे की है। बल्क मिल्क कूलर्स जो हैं एंड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करे गए हैं ताकि कंट्रोल किया जा सके ट्रांजिट जो लॉसेस होते हैं, इंश्योर कर सके ट्रांसपेरेंसी मिल्क ट्रांसपोर्टेशन में। टू बूस्ट मिल्क प्रोडक्शन जो प्रोत्साहन नंद बाबा अवार्ड है स्कीम, ये रिकग्नाइज करती है मिल्क प्रोड्यूसर्स को जो कंट्रीब्यूट करते हैं द मोस्ट मिल्क टू द मिल्क यूनियंस, ठीक है। ये अवार्ड देते हैं, अवार्ड्स का वही क्वांटिटी वेरी करता है, आपने पढ़ रखा है। फिर देखिए ई कॉमर्स का पोर्टल बनाया गया है जहाँ पे आप लिक्विड मिल्क को बेच सकते हैं, मिल्क के प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। एफर्ट्स करे गए हैं ताकि आप ऑनलाइन सेल कर सको अर्बन एरियाज़ में और वे मतलब उनके थ्रू बेच सको, एंड विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू रूरल एरियाज़ में। पोर्टल फैसिलिटेट करता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.68 करोड़ हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए, फॉलोइंग द फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी जो कि न्यू ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट में हुई थी अयोध्या में, कंडक्ट करी गई थी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के द्वारा। एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट किया कंस्ट्रक्शन डेयरी प्लांट का। प्लांट जो है कमेंस करता है उसका मिल्क प्रोसेसिंग ऑपरेशन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2022 में। टू फैसिलिटेट द सेल ऑफ लिक्विड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एक ई कॉमर्स पोर्टल डेवलप करा गया था। ये जो पोर्टल है सर्व करता है एज अ प्लेटफॉर्म ऑनलाइन सेल्स और टारगेटिंग अर्बन एरियाज़ के लिए थ्रू पोलन फ्रेंड्स एंड रूरल एरियाज थ्रू विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। इनके थ्रू जो है यहाँ पे बेचने की कोशिश की जा रही है। जो अपडेटेड ई कॉमर्स पोर्टल है ना उसने कनेक्ट करा 24,566 कंज्यूमर्स को, 60 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एंड 212 पराग मित्रास को। रिमार्केबली जो पोर्टल है वो फैसिलिटेट कर रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जिसकी वर्थ अप्रॉक्सीमेटली 2.68 करोड़ है। देन फिशरीज सेक्टर देखिए, नेक्स्ट है फिशरीज, ठीक है। अबाउट 200 फिश स्पीसीज ना फाउंड होते हैं गंगा रिवर सिस्टम में स्टेट में। देयरफॉर टू मेक फिशरीज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्पेशली रूरल एरियाज़ में सेंट्रल स्टेट्स ना रन कर रहे हैं बहुत सारी स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट। 54% फिश कल्चर जो होता है पॉन्ड्स में होता है। 43.80% फिश जो होती है फ्रॉम रिजर्वियर्स या लेक्स होती है। 50% फिश रिवर्स से होती है, वो मार्केट में आती है सेल के लिए। अबाउट 1.45 लाख टन्स ऑफ फिश ये इम्पोर्ट होते हैं फ्रॉम आउटसाइड दी स्टेट। देखो मतलब फिश की प्रोडक्शन स्टेट में इतनी कम है कि इनको बाहर से भी जो है ना एक्सपोर्ट करना पड़ता है, मतलब सॉरी इम्पोर्ट करना पड़ता है, ओके। देन यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड फिश का प्रोडक्शन बताया गया है। सी एस्टिमेटेड फिश प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एंड फिश सीड प्रोडक्शन एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय दिसंबर 2022। तो इतना ज़्यादा नहीं याद कर पाओगे, अलग अलग दिया हुआ है। एस्टिमेटेड फिश प्रोडक्शन लाख मेट्रिक टन्स में दिया है, तो इतना देखो 6.2 था, फिर 6.6 हुआ, फिर 6.9, तो इंक्रीज़ हुआ है। एवरेज फिश की प्रोडक्टिविटी ये भी एक तरीके से यहाँ पे से तो इंक्रीज़ हुई है, यहाँ डिक्रीज़ हुई है, तो फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है। देन फिंगरलिंग या फिश सीड की प्रोडक्शन ये इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, ट्रेंड याद रखो बस। स्टॉक में ये डिक्रीज़ हुआ है। और यहाँ पे फिंगरलिंग्स फिश सीड की प्रोडक्शन लैक्स में, ठीक है, यहाँ पे अचीवमेंट जो है ये इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, छोड़ सकते हो इस टेबल को। नेक्स्ट यू हैव फिशरीज इंडस्ट्री। सी
स्टेट के पास डाइवर्स फिश पॉपुलेशन है, ठीक है, विद अराउंड 200 स्पीसीज जो गंगा रिवर सिस्टम में मिलते हैं। वेरियस स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं डेवलप करने के लिए फिशरीज को एज एन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर, ताकि इम्प्रूव किया जा सके फिश के पोटेंशियल को, इन्हांस किया जा सके फार्मर के इनकम को वाइल इंश्योरिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। देन विजन एंड पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर 2013 एम करता है इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ओवर 10 ईयर्स, ठीक है, ये आप आंसर में कोट कर सकते हो। ये फोकस करता है प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल स्टेटस फिशरीज को एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए रेलिवेंट प्रोविजंस को। लीज ऑफ पॉन्ड्स इज गिवन मेनली टू फिशरमैन कम्युनिटीज एंड सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड इंडिविजुअल्स जो बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को। हाउसिंग, इंश्योरेंस एंड लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं अपलिफ्ट करने के लिए फिशरमैन कम्युनिटीज को। एफर्ट्स जो हैं वो करे गए हैं ताकि बूस्ट किया जा सके फिश के सीड प्रोडक्शन को एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। हैचरीज जो हैं वो स्टैब्लिश करी गई हैं, इसमें इंक्लूड करता है लार्ज साइज्ड हैचरीज बाय द फिशरीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फिशरीज डिपार्टमेंट, फार्म्स एंड स्मॉल साइज हैचरीज इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट मिनी हैचरीज का भी इनकरेज किया जा रहा है। फिश का जो सीड है ऑफ द बेस्ट स्पीसीज वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फिक्स्ड प्राइजेस पे ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। देन कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं जैसे कि फिशरमैन एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये एक्सीडेंटल डेथ को कवर करता है, परमानेंट डिसेबिलिटी एंड हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को कवर करता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, देखो ये नेशनल लेवल स्कीम है, इंपॉर्टेंट है, आप कोड कर सकते हो जब आप आंसर लिखोगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रोवाइड करता है जनरल एंड मार्जिनलाइज कैटेगरी को ग्रांट देता है टू प्रमोट फिश फार्मिंग, ठीक है, ग्रांट्स मिलेंगे ताकि फिश फार्मिंग प्रमोट हो। फिश मार्केटिंग इन्वॉल्व करता है सेलिंग फिश फ्रॉम पॉन्ड्स, रिजर्वियर, लेक, रिवर्स। एफर्ट्स जो हैं करे गए हैं ताकि रिड्यूस किया जा सके इम्पोर्ट फिश का फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। देन अंडर द चीफ मिनिस्टर फिशरीज स्टेट स्कीम प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑपरेट करे गए हैं एनहांस करने के लिए फिश के प्रोडक्शन को लीस्ट पॉन्ड्स में, स्पेशली फिश सीड बैंक्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि एक स्कीम है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर फिशरी स्टेट स्कीम, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप फिश के प्रोडक्शन को एनहांस करोगे लीज्ड पॉन्ड्स में और एस्टैब्लिश करोगे फिश सीड बैंक्स को, और जो लीज होल्डर्स हैं पॉन्ड्स के वो अप्लाई कर सकते हैं सब्सिडीज के लिए ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। अब यहाँ पे इन्होंने वही टेबल के लिंक दिया है यहाँ पे कि देखो एस्टिमेटेड फिश प्रोडक्शन जो है और एवरेज फिश प्रोडक्टिविटी यहाँ पे लिखी है, ठीक है, दे हैव लिंक अप द टेबल हियर। फिश का सीड प्रोडक्शन डिटेल्स जो है वो सब यहाँ पे दिया है जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो डेटा वही ना, रेलिवेंट डेटा याद करो, इतना सारा जो डेटा बुक में दिया ना जस्ट स्किप इट, इतना किसी काम का नहीं है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे योजना के बारे में लिखा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये जो स्कीम है ना ऑपरेशनल हुई थी स्टेट में फ्रॉम द ईयर 2020-21, ठीक है। इसमें जो बेनिफिशरीज हैं जनरल कैटेगरी के उनको 40% ग्रांट मिलता है, सेंटर का शेयर 24% होता है, स्टेट का शेयर 16% होता है, एंड विमेन शेड्यूल कास्ट एंड 60% ग्रांट अमाउंट सेंट्रल शेयर, अच्छा मतलब ये एंड नहीं होगा, इन्होंने गलत कर रखा है, विमेन एंड शेड्यूल कास्ट को मिलेगा, ठीक है, एंड 60% जो होता है ये शेड्यूल ट्राइब के लिए फिक्स है। लेट मी ब्रेक इट फॉर यू इजीली, इतना याद रखो 40% ग्रांट जो है ना वो एक तो जनरल कैटेगरी को मिल रहा है और विमेन और शेड्यूल कास्ट को मिल रहा है, ठीक है, एंड 60% जो अमाउंट है यहाँ पे वो शेड्यूल ट्राइब के लिए फिक्स है। इसमें 36% जो है सेंटर का शेयर है, 24% जो है ना स्टेट का शेयर है। फिर देखो बैलेंस अमाउंट जो होता है ना वो बेनिफिशियरी खुद देगा, मतलब अगर विमेन या शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने 60% रखा है, ठीक है, या मतलब ये 40% है विमेन का शेड्यूल कास्ट का, तो उसमें 60% बचा कुछ अमाउंट विमेन और शेड्यूल कास्ट खुद दे रहे हैं। यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब में 60% गवर्नमेंट देगी, 40% खुद देंगे। इस स्कीम में under the scheme referred to in the financial year 2022-23 financial sanctions of इन्होंने प्लस करके दिया अमाउंट, ठीक है, सेंटर स्टेट का कि इतने लाख का दिया गया था फ्रॉम द गवर्नमेंट रिलेटिव टू दी टोटल प्रोविजन फंड्स हैव बीन इशूड, ठीक है, ये फंड जो थे ना वो इशू कर दिए गए हैं, एक्शन जो है लिया गया है स्पेंड करने के लिए, अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, बस इतना देखो इसमें से पूरी स्कीम में से जो याद रखना है वो इतना याद रखो कि फिश प्रोडक्शन को
प्रमोट करने के लिए है बस ये, ठीक है, और कुछ नहीं है। और जो उसमें क्या, सेंटर और स्टेट का जो शेयर है वो डिवाइडेड है, बाकी का शेयर बेनिफिशियरी खुद देता है। टूरिज्म पे आ जाओ, चलो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। टोटल ऑफ 2487.42 लाख टूरिस्ट जो है उत्तर प्रदेश में अराइव करे थे 2022 में। ये डेटा आपने टूरिज्म का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें भी सेम डेटा आया था, तो एक जगह से याद कर लो, बस उतना ही लिख दो, ठीक है। फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर 2022, जिसमें से नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट जो थे ना वो 2483.31 लाख थे, एंड नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट 4.10 लाख थे। ग्रैंड इवेंट ऑफ दीपोत्सव 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अयोध्या, जिसने पॉपुलैरिटी गेन की एट द इंटरनेशनल लेवल। ऑन दिस ओकेजन एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया गया था। इसमें 15.76 लाख लैम्प्स को साइमल्टेनियसली लाइट अप करा गया था, ब्रेकिंग इट्स रिकॉर्ड फॉर द ईयर 2021 9.41 लाख लैम्प्स, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजिंग फैम टूर्स, ठीक है, रिनाउंड सोशल मीडिया ब्लॉगर्स के लिए स्टेट में नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे किया जाता है। कृष्णा फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। ट्रैवल मार्ट लखनऊ, ये TTF हैदराबाद एंड अहमदाबाद, ITTM बैंगलोर एंड पुणे, एंड टूरिज्म शेल्टर नागपुर, ये ऑर्गेनाइज करे गए थे ग्रैंडली उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। अब देखो यहाँ पे विद नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जेवर में बन रहा है, एंड मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अयोध्या में है, उत्तर प्रदेश ये सून फर्स्ट स्टेट बनेगा कंट्री में जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, ठीक है। ये तो आप ना हर जगह लिख सकते हो क्योंकि ये रेलिवेंट न्यूज़ बन चुका है, अब हर चीज़ में आता रहता है, तो आप लिख सकते हो कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे स्टेट के पास में। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक इंटीग्रेटेड वन स्टॉप ट्रैवल सोल्यूशन पोर्टल निकाला है, जिसमें ऑब्जेक्टिव है कि आपको कन्वीनियंस और गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। टूरिस्ट जो है उसको कन्वीनियंस होगा इस चीज़ से। देन यहाँ पे ना कुछ बजट प्रोविजंस लिखे हैं टूरिज्म के। अंडर द एनुअल प्लान ईयर 2021-22 टोटल बजट जो है 107,591.53 लाख का अरेंज किया गया था, जिसमें रेवेन्यू जो था 12188.10 लाख का इन आइटम, एंड रुपीज़ 88050.02 लाख का इन स्टेट सेक्टर अंडर कैपिटल आइटम, और रुपीज़ 500 लाख करोड़ 500 लाख जो है इन द डिस्ट्रिक्ट प्लान, रुपीज़ 5500 लाख इन ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा, एंड रुपीज़ 7253.41 लाख इन सेंट्रल प्लान, ठीक है। बिल्कुल भी रेलिवेंट डेटा नहीं है, छोड़ दो इसको भी। देखो जहाँ पे बहुत बिग नंबर्स है ना, इट्स वेरी स्ट्रेनिंग, आपको नहीं याद रहेगा, तो प्लीज़ उसको छोड़ते जाना। ये मत सोचना कि मैंने छोड़ दिया तो इम्पॉर्टेंट था या आप या रट लो, नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं है ह्यूमनली पॉसिबल, छोड़ दो उसको। जो परसेंटेजेस इंपॉर्टेंट होंगे उतना याद रखना, क्योंकि बहुत बल्कि है। ऐसे इकोनॉमिक्स अगर याद करने बैठोगे ना GS6 में तो डिफ़िकल्टी होगी करने में, तो उतना रिलेवेंट डेटा करो। स्टेट का जो बजट आएगा या कोई इकोनॉमिक सर्वे आता है इंडिया का, उसमें कुछ डेटा है तो कर लो, ठीक है। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि आप ये माइनसिकल डेटास को याद करो। फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 अप्रूवल जो है रुपीज़ 9 to 88.35 लाख करोड़ का दिया गया था, ठीक है, इसको भी छोड़ दो, नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर एनुअल प्लान में भी सेम चीज़ लिखी है, इसको भी छोड़ दो, बस इसमें याद रखो ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा, इसका कुछ रेलिवेंस है यहाँ पे, इतना याद रखो। फिर सेम चीज़ अगेन, लीव इट। अब यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, अदर एक्सपेंडिचर इन कैपिटल अकाउंट ऑन सिविल एविएशन इन दी फाइनेंशियल 2022-23। अब इसने ना जो जो खर्चा किया वो दिया है, तो बस खर्चा देख लो किस चीज़ पे किया है, अमाउंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एयर स्ट्रिप्स एंड लैंड एक्विजिशन, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट इन जेवर ऑफ गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। बजट प्रोविजंस लिखे हैं, एडवांस एक्सपेंडिचर और अमाउंट, इसको भी छोड़ सकते हो। देन यहाँ पे अगेन सेम चीज़ है, इसको पूरा छोड़ दो, इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेलिएंट फीचर्स पे आ जाओ। देखो सेलिएंट फीचर्स, अ टोटल ऑफ 2487.42 लाख टूरिस्ट अराइव हुए यूपी में 2022 में फ्रॉम जैन टू अक्टूबर 2022, जिसमें से इंडियन टूरिस्ट 2483.31 लाख थे, नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट 4 लाख के करीब थे। ग्रैंड इवेंट हुआ, ये भी जो ऊपर पढ़ के आए हैं सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत रेपिटेशन इस बुक में, पूरा रिपीट है। इसको देख लो बस, आई थिंक ट्रैवल पोर्टल तो सेम ही लिखा है इन्होंने, ये है थोड़ा सा ठीक ठाक कि तमिलनाडु यूपी अट्रैक्ट करते हैं मोस्ट डोमेस्टिक टूरिस्ट को, विद तमिलनाडु रिकॉर्डिंग 140 मिलियन के करीब विजिटर्स एंड उत्तर प्रदेश वेलकमिंग 86 मिलियन विजिटर्स।
इंडस्ट्रीज पे आ जाओ। देखो सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज आती हैं मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन वर्क सब डिविजन, ये इंक्लूड करे गए हैं सेकेंडरी सेक्टर में। देन अकॉर्डिंग टू द क्विक एस्टिमेट्स जो कि 2021-22 के लिए थे, यहाँ पे 13% के करीब इंक्रीज हुआ है स्टेट के ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में इन द मैन्युफैक्चरिंग सब डिवीजन 2021-22 में कांस्टेंट प्राइजेस पे एंड 21% प्रिवेलिंग प्राइजेस पे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। देन सिमिलरली यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 4.4% का कांस्टेंट प्राइजेस पे एंड 8.7% प्रिवेलिंग प्राइजेस पे 2021-22 में इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर पे, वाटर सप्लाई सब डिवीजन पे कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे इंक्रीज है 7% का कांस्टेंट प्राइजेस में और 9.7 प्रिवेलिंग प्राइजेस पे, तो ये भी छोड़ दो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। देन यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में कितना इंक्रीज है वो दिया है, लीव इट। अगेन ये निवेश मित्र देख लो यहाँ पे बस। निवेश मित्र वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल है इंडिया में थ्रू विच मोर देन 362 ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट योर। देन नेक्स्ट देखिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ यूपी। यूपी के पास करीब 809:, कितना ये 809:35% वेटेज है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, 118.819% वेटेज है माइनिंग सेक्टर में और 71.76% वेटेज है पावर सेक्टर में इन द टोटल 1000 वेटेज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ऑफ यूपी। देन इसमें भी मुझे कुछ काम का नहीं लग रहा। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू आईआईपी जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, ठीक है, जो कि प्रिपेयर करा गया ऑन द बेस ईयर 2011-12 फॉर यूपी। द जनरल इंडेक्स रिमेन एट द लेवल ऑफ 125.58 इन द ईयर 2021-22, जो कि इंक्रीज दिखा रहा है 6.75% का कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। इंडाइसिस जो है ना मैन्युफैक्चरिंग के, माइनिंग के, इलेक्ट्रिसिटी सब डिविजन्स के, इसको असेस करा गया एट द लेवल ऑफ 125.73, 115.21 एंड 141.09, ठीक है, तो इसमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव इट। देखो जो डेटा मैं अब आपको बता रही हूँ ना कि जिस डेटा की रेलेवेंस आपके आंसर राइटिंग में नहीं है क्योंकि वो याद नहीं रह सकता, तो उसको छोड़ दो, उतनी चीजें लिखो जितनी आपको याद रहेंगी और उसी के नोट्स बना लो, ठीक है, उसको रिपीट पे लिख लो। आंसर राइटिंग करोगे यू विल गेट टू नो कि कौन सा डेटा रेलिवेंट है। और मोस्टली ना GS6 में जो आप डेटा कोट करोगे, आंसर लिखोगे, कोशिश करना कि वो मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड हो, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे टॉप 5 स्टेट्स दिए हैं अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो महाराष्ट्र 11% के करीब है, यूपी 10% के करीब, वेस्ट बंगाल 9%, तमिलनाडु 8.9, गुजरात 7.32, ठीक है। हाईएस्ट जो ग्रोथ रेट है ना एम्प्लॉयमेंट का वो हाउएवर ऑब्जर्व किया गया था मणिपुर में, जहाँ पे 93% के करीब जो है एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट है, फॉलोड बाय आसाम 89, उत्तर प्रदेश 79, ठीक है। तो टोटल एम्प्लॉयमेंट परसेंटेजेस यहाँ पे मणिपुर में 93, आसाम 89, उत्तर प्रदेश 79, ठीक है। 79.9 तो ऑलमोस्ट 80% याद कर लो। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें क्या देखना है। देखिए यूपी के पास सिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरिंग बेस है, इंडस्ट्रीज जैसे कि टेक्सटाइल, शुगर, केमिकल, लेदर, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, ये कंट्रीब्यूट करते हैं स्टेट के इकोनॉमी में। इसके पास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं इन सिटीज लाइक कानपुर, आगरा, लखनऊ, नोएडा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डेटा है ऑलरेडी। ड्यूरिंग द 12th 5-year प्लान जुलाई 2015 में ना यूपी ने विटनेस किया स्टैब्लिशमेंट 1,43,617 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का, इंक्लूडिंग MSMEs एंड हैवी यूनिट्स, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट जो था 21,996 करोड़ के करीब था, ठीक है। देन additionally in the fiscal year 2014-15 53242 MSMEs जो हैं एंड हैवी यूनिट्स जो एस्टैब्लिश हुए थे। अब ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतने पुराने टाइम पे इतने यूनिट्स एस्टैब्लिश हुए थे, इन्वेस्टमेंट इतना था, इसे छोड़ दो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इतना याद रखना। टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट MSMEs में 12th 5-year प्लान के टाइम पे अमाउंट करता है 17,533 करोड़। देन नेक्स्ट देखिए 12th 5-year प्लान एम करता है एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 11.2% का पर एनम
एंड एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट जो है इतना इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, ये भी छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपी होम है टू अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस जो कि बहुत सारे क्राफ्ट में इंगेज्ड हैं, हाईलाइट करते हैं स्टेट के रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज को एंड पोटेंशियल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए। यूपी एमर्ज करता है एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब ड्यू टू सेवरल रीजन। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको यही क्वेश्चन दे दूँ कि वाई यूपी एमर्ज्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, तो आप यहाँ से क्वेश्चन का आंसर क्रिएट कर सकते हो ना, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ही पॉइंट्स पढ़ना, ठीक है। वाई यूपी एमर्ज्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। लेट्स सी द टॉपिक इन द फॉर्मेट ऑफ आर आंसर। पहला चीज देखिए, जोग्राफिकल एडवांटेज है इसके पास। यूपी जो है ना स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है, मेकिंग इट वेल कनेक्टेड टू मेजर सिटीज़, ठीक है। जोग्राफी ऐसी है कि बहुत सारी सिटीज़ से जुड़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स हैं यहाँ पे, इसकी प्रॉक्सिमिटी है दिल्ली से जो कि नेशनल कैपिटल है, इसको इजी एक्सेस टू मार्केट्स, पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। फिर कंज्यूमर बेस बहुत अच्छा है यहाँ पे। यूपी जो है ना उसका लार्ज कंज्यूमर बेस है, तो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन होने की वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स है। ये जो कंज्यूमर बेस है इसका बहुत ज़्यादा, ये एक रेडी मार्केट देता है मैन्युफैक्चरर्स को, मतलब मैन्युफैक्चरर्स को, और इसमें एक स्टडी डिमांड है गुड्स के लिए। देन लेबर्स का जो लेबर फोर्स है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अबंडेंट लेबर फोर्स है। यूपी के पास एक लार्ज पूल ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर है, जो अवेलेबिलिटी है डाइवर्स वर्कफोर्स का कॉम्पिटिटिव वेजेस पे अट्रैक्ट करता है मैन्युफैक्चरर्स को टू सेटअप ऑपरेशन इन द स्टेट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनके पास स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरीके का लेबर है, ठीक है, तो इसकी वजह से कॉम्पिटिटिव वेजेस हो जाते हैं, तो इसीलिए अट्रैक्ट करता है वो लेबर को कि वो ऑपरेशन सेटअप करे स्टेट में, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स जो है अपना ऑपरेशन स्टेट में सेटअप करेंगे, उनको चीप लेबर मिल जाएगा। देन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो फोकस करा डेवलप करने पे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसमें इंडस्ट्रियल पार्क्स आते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है, ये सब चीज़ें भी बनाई जा रही हैं। ये जो इनिशिएटिव्स है ना वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के लिए। देन गवर्नमेंट सपोर्ट देखिए, यूपी गवर्नमेंट ना इम्प्लीमेंट कर रहा है पॉलिसीज और इंसेंटिव्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। इनिशिएटिव जैसे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस, टैक्स बेनिफिट्स, सब्सिडीज एनकरेज करते हैं कंपनीज को स्टैब्लिश करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को स्टेट में। नेचुरल रिसोर्सेज, यूपी जो है हैज़ एक्सेस टू वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मिनरल्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड वाटर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनके पास क्या है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, इसमें मिनरल आता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड वाटर है। ये जो अवेलेबिलिटी है ना इनपुट का, ये इनपुट सपोर्ट का, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को सपोर्ट करता है सेक्टर्स में जैसे कि टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग एंड केमिकल्स, ओके। देन नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने ऑफर करता है बहुत सारे असिस्टेंट मैकेनिज्म्स फॉस्टर करने के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स को अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, ठीक है। ये ओडीओपी स्कीम इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको लिखना भी आना चाहिए इस पे। तो आगे देखिए, इसमें बोला है सम ऑफ द वेज जिसमें गवर्नमेंट ट्रेड एंड कॉमर्स को सपोर्ट करता है वो क्या है। अब ये आपको अगर मैं क्वेश्चन दे दूँ, यहीं पे क्वेश्चन मान लीजिए चलो, कि राइट, या फिर नहीं राइट नहीं, इन विच वेज द गवर्नमेंट सपोर्ट्स ट्रेड एंड कॉमर्स, तो आप यहाँ से क्वेश्चन बना लो, ठीक है। पहला स्किल इन्हांसमेंट, गवर्नमेंट फोकस करता है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे ताकि ऑगमेंट कर सके कैपेबिलिटीज़ को आर्टिसंस की एंड वर्कर्स की जो ओडीओपी प्रोडक्ट्स में इंगेज्ड हैं। स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स ये इंप्लीमेंट किए जाएंगे इन्हांस करने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी को, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को। देन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, देखो गवर्नमेंट ना इन्वेस्ट करता है एडवांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में, क्योंकि इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाते हैं, शेयर्ड फैसिलिटी सेंटर्स हैं, मार्केट प्लेसेस हैं। ये जो एम्यूनिटीज़ है ना ये कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ओडीओपी प्रोडक्ट्स के लिए। फिर फाइनेंशियल एड, गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट देता है ओडीओपी एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारे स्कीम्स एंड इंसेंटिव्स के थ्रू। ये इंक्लूड करते हैं सब्सिडीज ऑन मशीनरी, इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल एज वेल एज एक्सेस टू क्रेडिट फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फ्रॉम वेंचर कैपिटल। देन मार्केट कनेक्शंस है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करता है लिंकेजेस टू मार्केट ओडीओपी प्रोडक्ट्स के लिए, ऑर्गेनाइज करते हैं एग्जीबिशंस को, ट्रेड फेयर्स को, बायर और सेलर की मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल्स पे,
ये इवेंट्स जो होते हैं ना, ये प्लेटफॉर्म देंगे ओडीओपी के एंटरप्रेन्योर्स के लिए, शोकेस करेंगे उनके प्रोडक्ट्स को, एस्टैब्लिश करेंगे बिजनेस एसोसिएशंस को। ब्रांडिंग प्रमोशन होता है, गवर्नमेंट ब्रांडिंग पे ध्यान देता है, प्रमोशन ऑफ ओडीओपी प्रोडक्ट्स पे ध्यान देता है, जिससे कि उनकी मार्केट विजिबिलिटी को बढ़ाया जा सके। देखिए, मार्केट विजिबिलिटी अच्छी होगी तो ही प्रोडक्ट सेल आउट होगा ना, अगर वो विजिबल नहीं है तो कैसे जो है आप उसको सेल कर पाओगे। ये कोलैबोरेट करता है मार्केटिंग एजेंसीज के साथ में, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया चैनल्स के साथ में, ताकि प्रमोट करे, रेस करे अवेयरनेस अबाउट द डिस्टिंक्टिवनेस एंड क्वालिटी ऑफ ओडीओपी प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे चैनल्स है सोशल मीडिया पे जहाँ पे इन्होंने इनके प्रोडक्ट्स का ना ऐड किया एक तरीके से। ठीक है, पॉलिसी असिस्टेंस, गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस को जो सपोर्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओडीओपी की इंडस्ट्रीज का। देन ये इंश्योर करता है एक फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट, सिंप्लीफाई करता है रेगुलेटरी प्रोसेसेस को, फैसिलिटेट करता है ईज इन कंडक्टिंग बिजनेस। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें इस पॉइंट को उन्होंने हाईलाइट नहीं किया है। द गवर्नमेंट एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू ओडीओपी प्रोडक्ट, सपोर्ट करता है इनोवेशन, प्रोडक्ट के डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू एडिशन को, टू मेक ओडीओपी प्रोडक्ट्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। देखो, इनका ग्लोबल कॉम्पिटिटिव होना भी बहुत ज़रूरी है, अगर ये ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे ना तो डिमांड नहीं आएगा इनका। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, गवर्नमेंट फोकस करता है प्रमोट करने पे एक्सपोर्ट ओडीओपी प्रोडक्ट्स का, क्योंकि ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन करते हैं, मार्केट इंटेलिजेंस का सपोर्ट देते हैं। ये कोलैबोरेट करता है ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, एक्सप्लोर करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट्स को एंड फैसिलिटेट करने के लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ को। देन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अब देखो ये प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू कनेक्टेड विद द रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको प्री के लिए याद कर लो, प्लस मेंस में कुछ कुछ तो कोट कर ही सकते हो, 3-4 नाम लिख लेना, बता देना ओडीओपी में ही आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट दिया है, फिर इसका प्रोडक्ट दिया है। देखिए, आगरा में लेदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, स्टोन एंड मार्बल हैंडीक्राफ्ट्स हैं। अमरोहा में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स हैं। अलीगढ़ में लॉक्स एंड हार्डवेयर एंड मेटल हैंडीक्राफ्ट्स। औरैया में फूड प्रोसेसिंग, देसी घी। आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी। अंबेडकर नगर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। अमेठी मूंज प्रोडक्ट्स। अयोध्या जागरी, बदायूं जरी जरदोजी। बागपत होम फर्निशिंग। बहरेज वीट स्टॉक हैंडीक्राफ्ट्स एंड फूड प्रोसेसिंग। बरेली जरी जरदोजी एंड बैम्बू प्रोडक्ट्स एंड गोल्डस्मिथ। बलिया बिंदी तिकुली। बस्ती फूड क्राफ्ट एंड विनेगर प्रोडक्ट्स। ठीक है, देन ही लिस्ट कंटिन्यू हो रही है अभी, आगे देखिए। बलरामपुर फूड प्रोसेसिंग पल्सेस। देन भदोही कारपेट दरी। ठीक है, बंदा यहाँ पे बांदा में शजर स्टोन क्राफ्ट। ठीक है, बिजनौर में वुड क्राफ्ट। देन बाराबांकी में टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स। बुलंदशहर में सेरामिक प्रोडक्ट। चंदौली में जरी जरदोजी एंड ब्लैक राइस। चित्रकूट में वुडन टॉयज हैं। यहाँ पे दिरोया में, ठीक है, दियोरिया में डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स, एम्ब्रॉयडरी एंड वीविंग एंड रेडीमेड गारमेंट्स हैं। नेक्स्ट है इटावा। इटावा में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है, टेलरिंग है एंड गारमेंट एम्ब्रॉयडरी है। एटा में एंकल बेल्स, घुंघरू बेल्स एंड ब्रास प्रोडक्ट्स। अच्छा, एक चीज़ और, यू माइट हैव सम डाउट कि इतने सारे ओडीओपी दिए हैं कहाँ तक याद रहेगा। ठीक है, जस्ट पीवाईक्यू देख लो, कुछ अगर पीवाईक्यू में पूछा है तो वो कर लो, कोई करंट अफेयर में रहा है तो वो कर लो, तो प्रोमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट याद करो। ठीक है, छोटा मोटा नहीं याद करना। ओके, फरुखाबाद टेक्सटाइल प्रिंटिंग जरी जरदोजी। फतेहपुर बेडशीट एंड आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स। फिरोजाबाद ग्लासवेयर। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स। गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग। गाजियाबाद इंजीनियरिंग गुड्स। गोंडा फूड प्रोसेसिंग पल्सेस। देन गोरखपुर टेराकॉटा एंड रेडीमेड गारमेंट्स। हापुड़ होम फर्निशिंग। हरदोई हैंडलूम। हाथरस हींग। हमीरपुर शूज़। जलायूं हैंडमेड पेपर आर्ट। जौनपुर आपकी वही वुलन कार्पेट्स दरी। झांसी सॉफ्ट टॉयज। कौशाम्बी फूड प्रोसेसिंग बनाना। कन्नौज परफ्यूम इत्र या कुशीनगर बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स एंड बनाना प्रोडक्ट्स। देन कानपुर देहात एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। कानपुर नगर लेदर प्रोडक्ट्स। कासगंज जरी जरदोजी। लखीमपुर खेड़ी ट्राइबल क्राफ्ट एंड जागरी प्रोडक्ट्स। ललितपुर जरी सिल्क साड़ीज एंड फूड प्रोसेसिंग स्कूल ड्रेस। लखनऊ चिकनकारी एंड जरी जरदोजी। महाराजगंज, ठीक है, फर्नीचर।
देन मेरठ स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स, महोबा गौरा स्टोन क्राफ्ट, मिर्ज़ापुर कारपेट। फिर यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स दिए हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू एनहांस स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। दिस हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ स्किल्ड वर्कफोर्स जो अलाइन करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ में, ठीक है। देन नाउ यू हैव इंडस्ट्रीज दिए हैं, फिर उनकी लोकेशन है। उससे पहले फूड प्रोसेसिंग है। यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग देखिए, उत्तर प्रदेश का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है ना वो क्लोजली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से लिंक्ड है, क्योंकि स्टेट के पास बहुत सारे शुगर मिल्स, राइस मिल्स, डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट्स है। एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि हम एनहांस कर सके वैल्यू एडिशन को, प्रमोट कर सके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को। देन यू हैव अगेन आपको इंडस्ट्री और उनके लोकेशन दिए हैं। ये टेबल देख लेते हैं फटाफट से, मेमोराइज नहीं करना है इसमें कुछ भी, बस देख लो, ठीक है। हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स, भदोही, मऊ, आजमगढ़, तांडा, मेरठ, इटावा, मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, लखनऊ। टेक्सटाइल्स, कानपुर, वाराणसी, भदोही, मेरठ, आगरा। फूड प्रोसेसिंग, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, सहारनपुर, आगरा, मेरठ। लेदर, कानपुर, आगरा, उन्नाव, झांसी, वाराणसी। केमिकल्स, कानपुर, मथुरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, वाराणसी। फार्मास्यूटिकल्स, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद। हैंडीक्राफ्ट्स, मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, लखनऊ। इलेक्ट्रॉनिक्स, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। ऑटोमोटिव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। कारपेट्स, मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी, आगरा, जौनपुर। ग्लासवेयर, फिरोजाबाद, अलीगढ़। देन लॉक्स एंड हार्डवेयर, अलीगढ़। स्पोर्ट्स गुड्स, मेरठ, कानपुर, आगरा, एग्रो बेस, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत। देन सीमेंट, मिर्ज़ापुर। चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी, लखनऊ। खुर्जा पॉटरी, बुलंदशहर। ब्रास वर्क, मुरादाबाद। परफ्यूम्स एंड फ्रैग्रेंसेस, कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। ग्लास एंड बैंगल्स, फिरोजाबाद। वुड एंड फर्नीचर, हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली। सिगरेट इंडस्ट्री, सहारनपुर, गाजियाबाद। पेंट एंड वार्निश इंडस्ट्री, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मोदीनगर। मेडिसिन वाला मैन्युफैक्चरिंग का है कानपुर में, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर। बिस्किट्स, मोदीनगर, आगरा एंड अलीगढ़। फ्लोर को क्लॉथ, आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, बरेली, सहारनपुर। लाइफ स्टॉक एंड फिशिंग, लखीमपुर खेड़ी। मिनरल्स इन हेवी इंडस्ट्री, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, गाजियाबाद, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ एंड बलरामपुर, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज प्लीज रटना नहीं है, मैंने सेम अगेन बताया, प्रोमिनेंट नेम्स, प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स याद कर लो। अब आते हैं हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट पे। देखो, हैंडलूम में हैंडीक्राफ्ट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ यूपी में। एक स्टेट है नॉर्दर्न इंडिया में जो मतलब इसमें ये रोल प्ले कर रहा है। फिर अपने कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है स्किल्ड आर्टिसंस, ठीक है। तो यूपी का शुरू से ही हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जाना जाता था, ठीक है, इनके रिच कल्चरल हेरिटेज और स्किल्ड आर्टिसंस की वजह से। यूपी हैज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन हैंडलूम वीविंग का एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन का। ये इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट करते हैं स्टेट के इकोनॉमी के लिए, प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रमोट करते हैं ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड स्किल्स को। देन हैंडलूम के बारे में देखिए क्या दिया है। हैंडलूम इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज्ड कॉटेज इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है अबाउट 1.91% इन द स्टेट। यहाँ पे देर आर लाख हैंडलूम वीवर्स एंड अबाउट 80,000 जो है हैंडलूम्स हैं। 2.5 लाख पावर लूम्स जो है वर्क कर रही हैं स्टेट में, थ्रू विच कम से कम 5.50 लाख अर्न करते हैं अपना लाइवलीहुड वीव करने से पावर लूम्स को। देन जो हैंडलूम इंडस्ट्री है यूपी में वो वेल स्टैब्लिश्ड है, रिनाउंड है अपने एग्जीक्यूजाइड टेक्सटाइल्स के लिए। स्टेट प्रोड्यूस करती है बहुत सारे हैंडलूम प्रोडक्ट्स को, इसमें साड़ी आते हैं, ड्रेस मटेरियल, बेड स्प्रेड्स, कर्टन्स एंड मोर। वाराणसी जिसको बनारस कहा जाता है वो अपनी सिल्क वीविंग ट्रेडिशंस के लिए फेमस है। हैंडलूम इंडस्ट्री यूपी में इसका स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस है, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। देन हैंडलूम टेक्सटाइल्स फ्रॉम यूपी आर ग्रेट इन डिमांड ग्लोबली। ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं टू वेरियस कंट्रीज, कंट्रीब्यूटिंग टू स्टेट्स फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। और इंट्रिकेट डिज़ाइंस एंड जो फाइन क्राफ्टमैनशिप है वो अट्रैक्ट करता है बायर्स को लुकिंग फॉर यूनिक एंड ऑथेंटिक हैंडलूम प्रोडक्ट्स, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स की बात करते हैं। देखिए, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यूपी में काफ़ी डाइवर्स है, एनकम्पास करता है वाइड रेंज ऑफ क्राफ्ट्स को, इंक्लूडिंग
इसमें वुड वर्क, पॉटरी, मेटल वर्क, ज्वेलरी मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी, लेदर वर्क एंड मोर, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। डिफरेंट रीजन्स यूपी के स्पेसिफिक हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। सहारनपुर वुड वर्क के लिए, सेम चीज़ रिपीट करा जो ऊपर लिख कर आया। मुरादाबाद मेटल वर्क, आगरा मार्बल इनले वर्क। हैंडीक्राफ्ट लाइवलीहुड देगा बहुत सारे आर्टिसंस को, ठीक है। इसमें रूरल सेमी अर्बन एरियाज आते हैं। आर्टिसन स्पेशलाइज करे होते हैं, मतलब स्पेशलाइज होते हैं अपने रिस्पेक्टिव क्राफ्ट में, क्रिएट करते हैं एक्सक्यूजाइट हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो कि डिमांड में होते हैं डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। फिर गवर्नमेंट जो है यूपी की अलॉन्ग विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और इनिशिएटिव्स के साथ में सपोर्ट और प्रमोट करता है हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को। ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू स्ट्रेंथन दीज सेक्टर्स and ensure the well-being of artisans. By recognizing and nurturing the talent of its artisans, यूपी कंट्रीब्यूट करता है थ्राइव करने के लिए कि एक हब है हैंडलूम का, हैंडीक्राफ्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये अपने आर्टिसंस वगैरह की हेल्प कर रहे हैं, तो ये थ्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स में। लास्ट है सर्विसेज सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। ओके, सर्विसेज सेक्टर में देखिए क्या पढ़ना है। देखिए, अंडर द थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तीन सेक्टर्स है। इसमें से टर्शरी सेक्टर जो है ना, उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी ऑफ यूपी में। अकॉर्डिंग टू द क्विक एस्टिमेट फॉर द ईयर 2021-22, शेयर ऑफ दिस सेक्टर 46.95% था इन द ईयर 2021-22 एट प्रिवेलिंग प्राइसेस, which was 47.29 इन द ईयर 2020-21। अब देखो इसमें ना इतना याद रखो परसेंटेज के जो 21-22 का डेटा है उसके हिसाब से कितना शेयर है, 46.95, और जो 20-21 का डेटा है उसके हिसाब से कितना है, 47.25। ये आंसर में कोट करने के काम आएगा। मेनी एक्टिविटीज, हाँ। सी नेक्स्ट देखिए, मेनी एक्टिविटीज कम अंडर द सर्विस सेक्टर, जिसमें बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। सम सर्विसेज आर ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज व्हाइल अदर्स आर कॉमन सर्विसेज लाइक हेयर कटिंग, लॉन्ड्री एक्सेट्रा। सिमिलरली सम सर्विसेज आर इन ऑर्गेनाइज्ड एंड सम आर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ सब डिविजनल सर्विस एरिया एनालिसिस हमको दिया हुआ है। एजुकेशन, अब देखो इसमें ना हर सेक्टर का आप परसेंटेज याद करो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपने जो शुरुआत में परसेंटेज याद किया उतना इनफ है, बस इसको देख लो कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। रोल ऑफ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमोट करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट को एंड सोशल अपलिफ्टमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम को। अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस, जो लिटरेसी रेट है उत्तर प्रदेश का वो 67.68% है, ठीक है। कितना है 2011 के सेंसस के हिसाब से लिटरेसी रेट, 67.68%। फीमेल लिटरेसी रेट, सॉरी मेल लिटरेसी रेट कितना, 77, फीमेल का कितना है 57, ठीक है। तो जस्ट रिमेम्बर द परसेंटेज लाइक 67, 57, 77, ठीक है। ओवरऑल ये फीमेल का और ये मेल का। देन नेक्स्ट देखिए, टोटल करंट एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे 2022-23 में इनकम एक्सपेंडिचर एस्टिमेट जो है उसके हिसाब से रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर जो इनकर करा गया था गवर्नमेंट के द्वारा ऑन ऑल आइटम्स, जो करंट एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे वो 20.74% है एंड 5% है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। करंट ईयर 2021-22 में रिवाइज एस्टिमेट टोटल करंट एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे 20.06% है एंड 4.29%, ठीक है। तो ये छोड़ दो, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। फिर ये भी छोड़ दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। बस ये लाइन देख लो, इट्स क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट गवर्नमेंट्स करंट एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे हायर है देन कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। करंट वाला ज्यादा है कैपिटल के कंपेरेटिवली। फिर यहाँ पे बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 5 कंप्यूटर्स अवेलेबल किए गए थे हर गवर्नमेंट कॉलेज में फॉर डेवलपिंग ई लर्निंग पार्क्स एंड इन 120 स्टेट कॉलेजेस जो ऑपरेट करते हैं तहसील या ब्लॉक लेवल पे। फिर 100 लाख सैंक्शन करा गया था गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश करने के लिए ई कंटेंट स्टूडियोज को एट दी डायरेक्टरेट लेवल, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके क्रिएशन ई कंटेंट का टीचिंग टेक्नोलॉजी में। Then, in relation to this, in this session, in the session 2022-23 एक अमाउंट 97 लाख का allocate किया गया था एग्जीक्यूटिव बॉडी को, ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट किया गया था एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस के लिए। फिर अगेन बोला है कि अमाउंट ऑफ 1051 लाख अप्रूव करा गया था अपग्रेडेशन ऑफ लैब्स के लिए फॉर साइंस फैकल्टी एंड सब्जेक्ट्स।
फॉर साइंस फैकल्टी सब्जेक्ट, जिसमें फंड्स जो है अलॉट किए गए थे, फंड्स एलोकेट किए टोटल ऑफ 36 रेटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस को बाय सिलेक्टिंग 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस फ्रॉम ईच सर्कल इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-23। ठीक है, ये भी इतना खास नहीं लिखने के लिए। देखिए हायर एजुकेशन इनोवेशन मिशन है, इसमें क्या था, 203 लाख रुपए जो है अप्रूव करे गए हैं फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल बुक्स साइंस फैकल्टी सब्जेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और विच हैज बीन अलॉटेड टू 11 सॉरी इट हैज बीन अलॉटेड टू 111 गवर्नमेंट कॉलेजेस को दिए गए स्टेट में। ठीक है, फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में बजट प्रोविजन 16 करोड़ का जो है मेड करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा 258 गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्मार्ट क्लासेस के लिए स्टेट कॉलेजेस में, अगेंस्ट विच एन अमाउंट ऑफ 99792000 has been allotted to the concerned government colleges। तो दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, इतना डेटा आप नहीं मेमोराइज कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगेन यहाँ पे इन्होंने डेटा ही दिया है। गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है फ्री यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स को जो क्लास 1 to 8 में पढ़ते हैं। एकेडमिक सेशन 2022-23 में 1200 रुपये सारे स्टूडेंट्स को दिए गए हैं, 2 सेट ऑफ यूनिफॉर्म्स के लिए 600 रुपये, शूज एंड सॉक्स के लिए 125 स्वेटर के लिए 200 रुपये एंड 175 स्कूल बैग के लिए। ठीक है, अच्छा ये कुछ और ही लिखा है, 125 फॉर स्वेटर, 200, 175 फॉर स्कूल बैग एंड ₹100, मतलब अलग अलग क्वांटिटीज दी गई हैं। वो सेंड टू द पेरेंट्स अकाउंट थ्रू डीबीटी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप हर चीज नहीं लिखोगे, बस याद रखना कि हाँ ये दिया गया था कुछ फंड अंडर द हायर एजुकेशन इनोवेशन मिशन 2022-23 में। ये अगेन वही चीज रिपीट कर रहे हैं, यहाँ तक तो सेम ही रिपीट किया, ये देख लिए। यहाँ से देखिए कि ₹203 लाख एंड ₹172 लाख स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है अंडर मेजर ध्यानचंद मिशन, एंड ₹10 लाख जो है रिलीज करा गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा योगा ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के लिए टू लेक्चरर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन वर्किंग इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। देन यहाँ पे बस याद रखना लैब अपग्रेड करने की बात की है इस पॉइंट में। ठीक है, देन मेडिकल और हेल्थ में देखिए, हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, सैनिटेशन, हाउसिंग कंडीशंस अफेक्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। इन व्यू ऑफ दिस गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 को सेट करा गया इंश्योर करने के लिए हेल्दी लाइफ को फॉर ऑल अंडर गोल नंबर 3। देन नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इन द स्टेट। यहाँ पे ईयर दिया है, उसमें कितना कितना एक्सपेंस किया गया है वो देखिए, किस परसेंटेज याद रखना और कुछ मत याद रखो। ठीक है, तो 2020-21 में कितना परसेंटेज था, 7.7 के करीब। फिर 2021-22 6.64, 2022-23 9.2। तो बस याद रखो कि इंक्रीज हुआ है अभी फिलहाल में तो। ठीक है, ये इकोनॉमिक एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है इसमें इनकम एक्सपेंडिचर ईयर का 2022-23 का उत्तर प्रदेश का। फिर आते हैं हम ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन पे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स अंडर ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर, जैसे कि रेलवेज, एयर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन रिलेटेड सर्विसेज एंड अदर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अदर देन रेलवेज, ये इंक्लूड करे गए हैं अकॉर्डिंग टू द क्विक एस्टिमेट्स फॉर द ईयर 2021-22। जो GSV है ऑफ दिस सब डिविजन कांस्टेंट प्राइसेस पे 2011-12 ये 40475 करोड़ था, जिसमें ये इंक्रीज होके 98392 करोड़ हुआ 2021-22 में। देखो 2021-22 में ना ये जो सबसेक्शन है उसने ग्रोथ दिखाया, ग्रोथ रेट है इसका 8.8% कांस्टेंट प्राइसेस पे। इसका कंट्रीब्यूशन GSVA में प्रिवेलिंग प्राइसेस पे 5.94% था 2011-12 में, जो कि इंक्रीज होकर 6.85% हो गया 2021-22 में। ठीक है, इसमें भी कुछ रिलेवेंट नहीं है। 21-22 में GSVA वेयर हाउसिंग का कांस्टेंट प्राइसेस पे 185 करोड़ था एंड वैल्यू एडिशन जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन रिलेटेड सर्विसेज का 21810 करोड़ था। इट्स नोट वर्दी कि जो ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड सर्विसेज है ना वो न्यू सीरीज में इंक्लूड करे गए हैं। जो सेक्टर है एमर्ज करता है ड्राइविंग फोर्स और डेवलपमेंट के लिए इन दी स्टेट।
बिजनेस होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, देखिए अकॉर्डिंग टू द क्विक एस्टिमेट 2021-22 के लिए जो जीएसवी है डिवीजन सब डिवीजन का कांस्टेंट प्राइसेस पे वो 69466 करोड़ था 2011-12 में, जो कि इंक्रीज करके 107706 करोड़ हो गया है 21-22 में। 21-22 में ग्रोथ रेट 9.50% का रिफ्लेक्ट हुआ है सबसेक्शन में। कंट्रीब्यूशन जो है सब डिवीजन का 2011-12 में इसमें 10.19% था प्रिवेलिंग प्राइसेस पे, जो कि 8.71% है 2021-22 में। इसमें भी बहुत रेलिवेंट कुछ नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज में देखिए जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज है इसमें इंक्लूड करी गई है इसके हिसाब से जो कि एस्टिमेट था 2021-22 में, उसमें जीएस वीए के हिसाब से कांस्टेंट प्राइसेस इतने थे, ठीक है, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 5.85 इसका परसेंटेज है। देन कंट्रीब्यूशन अगेन 11-12 में 3.69% प्रिवेलिंग प्राइसेस पे और 21-22 में 3.89% था। बस यहाँ पे इतना देखिए, ये दिया नोटिवली डेटा ऑब्टेन करा गया है सीएसओ के ऑफिस से, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि अवेलेबल कराया जाता है आरबीआई के द्वारा। सो ऊपर का कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। रियल एस्टेट में देखिए, रियल एस्टेट ओनरशिप ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेज एंड बिजनेस सर्विसेज इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन रिलेटेड सर्विसेज, बिजनेस, साइंटिफिक टेक्निकल एक्टिविटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एंसिलरी सर्विसेज, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज आता है। ओनरशिप ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेज एंड बिजनेस सर्विसेज है, ये इंक्लूड करे गए। इन दिस अकॉर्डिंग टू द क्विक एस्टिमेट फॉर द ईयर 2021-22 जीएसवीए कांस्टेंट प्राइसेस पे 9745 करोड़ है 2011-12 के ईयर में, जो कि इंक्रीज होकर के 146248 करोड़ है 2021-22 में। ग्रोथ रेट ऑफ 3.79% रिफ्लेक्ट हुआ है सबसेक्शन में ईयर 2021-22 में। कंट्रीब्यूशन इस सब डिविजन का जीएसवीए में ईयर 2011-12 में 14.29% था प्रिवेलिंग प्राइसेस पे, जो इंक्रीज होकर के 14.81% हो गया 21-22 में। देन कंट्रीब्यूशन जो है इस सेक्शन का वो मैक्सिमम है अंडर द सर्विस सेक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि रियल स्टेट का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्शन में। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे देखिए, अंडर द पब्लिक सेक्टर सर्विसेज जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, ऑल रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस, कैंटोन एंड बोर्ड्स, ये सब इंक्लूड करे गए हैं अकॉर्डिंग टू द क्विक एस्टिमेट ऑफ द ईयर 2021-22। इस सब सेक्शन में जीएसवीए कांस्टेंट प्राइसेस ईयर 2011-12 ये ₹42348 करोड़ था, जो कि इंक्रीज होकर के 78521 करोड़ है 2021-22 में। इन द ईयर 2021-22 ग्रोथ रेट 5.86% का रिफ्लेक्ट हुआ है सबसेक्शन में। प्रिवेलिंग प्राइसेस पे कंट्रीब्यूशन सबसेक्शन का स्टेट के जीएसवीए में 6.21% है ईयर 2011-12, 7% है 2021-22 में, ठीक है। देन अदर सर्विसेज के बारे में देखिए। Under this section, recreational, cultural, sport activities, membership related activities, unions के and personal services जैसे कि cleaning of clothing products, हेयर कटिंग, other ब्यूटी सलॉन्स, टेलरिंग एक्सेट्रा, ये इंक्लूड करे गए हैं। सबसेक्शन इंक्लूड करता है एक्टिविटीज जिसमें मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायमेंशंस होते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्विक एस्टिमेट्स ऑफ द ईयर 2021-22 इन द सबसेक्शन जीएसवीए कांस्टेंट प्राइसेस पे ईयर 2011-12 ये 35401 करोड़ था, जो कि इंक्रीज होकर के ₹59741 करोड़ हो गया है 21-22 के ईयर में। 2021-22 में ग्रोथ रेट 9% का रिफ्लेक्ट हुआ था सबसेक्शन में। प्रिवेलिंग प्राइसेस पे कंट्रीब्यूशन इस सेक्शन का स्टेट के जीएसवीए में इन द ईयर 2011-12 5.19% था, जो कि इंक्रीज होकर के 5.62 हो गया 2021-22 में। इसमें भी मुझे बहुत कुछ रेलिवेंट नहीं लगा, ठीक है। अब एमएसएमई पे देख लीजिए, इसमें डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूपी बोस्ट करता है कंट्री का लार्जेस्ट एमएसएमई का पॉपुलेशन ऑफ ओवर 90,000 बिजनेसेस, ठीक है। डेटा के हिसाब से एमएसएमई रिपोर्ट का रिपोर्ट था, एमएसएमई का रिपोर्ट 2021-22 का, ठीक है, इसकी मिनिस्ट्री का एनुअल रिपोर्ट था। उसमें 90,000 जो एमएसएमई है ना, वो 14% इंडिया का टोटल एमएसएमई रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ 6.33 करोड़, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यूपी के पास जो 90,000 एमएसएमईज है ना, वो इंडिया के टोटल एमएसएमईज का 14% है, ठीक है। इंडिया में कितनी है, 6.33 करोड़ है। बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंट रिसोर्सेज, ट्रेन्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो है, लार्ज कंज्यूमर मार्केट है, स्टेट के पास ग्रेट पोटेंशियल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट जो है नेसेसरी स्टेप ले रहा है अट्रैक्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज को और एनेबल करने क्रिएट करने के लिए इनेबलिंग एनवायरमेंट उनके लिए, ताकि वो न्यू बिजनेस शुरू कर सके, एक्सपैंड कर सके एग्जिस्टिंग वंस को बाय मैक्सिमाइजिंग द इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। आप देखिए नेक्स्ट
एमएसएमई का क्रूशियल रोल है स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्रिएट करते हैं, इनोवेशन में एंड ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। गवर्नमेंट ऑफ यूपी रिकॉग्नाइज कर रहा है सिग्निफिकेंस एमएसएमई के सेक्टर का, इंप्लीमेंट कर रहा है बहुत सारे पॉलिसीज, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स को, ताकि सपोर्ट और प्रमोट कर सके एमएसएमई की ग्रोथ को। एमएसएमई यूपी में इनकम्पास करता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स को। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, हैंडीक्राफ्ट्स है, टेक्सटाइल है, फूड प्रोसेसिंग है, इंजीनियरिंग एंड मोर। ये जो एंटरप्राइजेज हैं इनको कैटेगराइज करा गया है इनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, प्लांट और मशीनरी में, इक्विपमेंट में और इनके एनुअल टर्नओवर में। देन नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। लार्ज एमएसएमई बेस 14.2% इंडिया में, ठीक है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको मेमोराइज कर लीजिए। यूपी में 95 लाख एमएसएमईज है, कंट्री की हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएसएमईज है। 90 लाख रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड एमएसएमईज है इंडिया में। वाइड मैन्युफैक्चरिंग लीडिंग इन रेंज इंजीनियरिंग गुड्स, कारपेट्स, ठीक है, किस किस चीज में लीड कर रहे हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, कारपेट्स, लेदर गुड्स, एप्पल, प्लास्टिक्स, प्लास्टिक एक्सेट्रा। 45% स्टेट का एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट किया जाता है एमएसएमई के यूनिट के द्वारा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रुपीज 890 बिलियन वर्थ एक्सपोर्ट फिजिकल 17 और 18 में। क्लासिफिकेशन एमएसएमईज का यूपी में कैसे गया है, एक माइक्रो एंटरप्राइज है जहां पे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, वो माइक्रो में आती है। और टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होता, ठीक है, आपका मतलब इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से कम होना चाहिए और आपका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए, तो आप माइक्रो में कंसीडर कर लोगे इस एमएसएमई को। स्मॉल एंटरप्राइज में क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा और टर्नओवर जो है 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, इसी में एक जीरो बढ़ा दिया गया है। मीडियम में देखिए, मीडियम में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। देन ऑल्दो जो स्टेट है ना वो लैंडलॉक्ड है, ये वेल कनेक्टेड है रेस्ट ऑफ द कंट्री से, हाईवेज के, रेल रोड्स और एयर के थ्रू। नेचुरल रिसोर्सेज अबाउंड इन यूपी इंक्लूडिंग मिनरल्स, फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फौना। लार्ज एरिया, लश रूरल प्लेन्स का एंड वाइड रिवर नेटवर्क एग्रीकल्चर प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोसेसिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। एमएसएमई का पोटेंशियल क्या है यूपी में, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं आपसे इतना पूछ लूँ डिस्कस, ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन दूँ, एमएसएमई पोटेंशियल इन यूपी, एक क्वेश्चन बन गया ना सीधा सीधा, यहीं के हिसाब से आंसर देख लो। लार्ज वर्कफोर्स है इसलिए पोटेंशियल है, स्टेट के पास अट्रैक्टिव लोकेशन है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स इनॉर्मस पूल ऑफ टैलेंटेड वर्कर्स, ठीक है, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज होने की वजह से यहाँ पे टैलेंटेड वर्कर्स भी हैं। स्टेट जो है इसके पास लार्ज रिजर्वियर है सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, ठीक है, स्टेट के सोशल, फिजिकल और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर आर ऑल वेल डेवलप्ड थैंक्स टू 4 नेशनल हाईवेज, 6 एयरपोर्ट्स एंड रेल लाइंस। ये ऑफर करता है एक्सीलेंट एक्सेस टू ऑल मेजर सिटीज। रिसेंट ईयर्स में स्टेट जो है उसने सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखा है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, हब्स एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में ये इंक्रीज हुआ है सिग्निफिकेंटली। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, एक सिंगल पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन गारंटी करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को थ्रू अ वैरायटी ऑफ लॉज एंड इंसेंटिव। स्टेट गवर्नमेंट वर्क करता है क्रिएट करने के लिए फेवरेबल इकोनॉमिक क्लाइमेट को, ठीक है। तो ये कितने फैक्टर याद हो गए पोटेंशियल के लिए, वर्कफोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब देखिए एमएसएमई का रोल क्या है यूपी में, सिंपल सा क्वेश्चन, राइट रोल ऑफ एमएसएमई इन यूपी, ठीक है, इसके हिसाब से देख लो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखिए, एमएसएमई मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर्स हैं यूपी में, स्पेशली रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में। ये जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं लार्ज स्केल पे और हेल्प करते हैं रिड्यूस करने में अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को। देन ये जो एंटरप्राइजेज है ना बहुत ही डाइवर्स एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस देते हैं टू वाइड रेंज ऑफ स्किल सेट एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा कट आउट दिया है इन्होंने, स्मॉल बट पावरफुल, यहाँ पे 90 लाख एमएसएमई यूनिट्स हैं यूपी में, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड किया गया तो इसके मतलब इसने एम्प्लॉयमेंट 3 करोड़ लोगों को प्रोवाइड किया है और इनका इन्वेस्टमेंट 5 लाख करोड़ का है। और स्कीम्स टू बूस्ट स्मॉल यूनिट्स, इसमें ओडीओपी है, फ्लैटेड फैक्ट्रीज हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स हैं,
लोन्स ग्रांट करे गए हैं मोर देन 90 लाख यूनिट्स को। ये मैंडेटरी है सारे डिपार्टमेंट्स के लिए कि वो 25% एनुअल बजट एमएसएमई प्रोडक्ट्स पे खर्च करेंगे। ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप स्कीम्स यूथ के लिए कंडक्ट हो रही हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं। देखिए एमएसएमई ना बैकबोन है इंडस्ट्रियल सेक्टर का यूपी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यूपी में क्या इंडिया में भी बैकबोन है इंडस्ट्रियल सेक्टर का। ये सिग्निफिकेंटली स्टेट की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में कंट्रीब्यूट करता है, प्रमोट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। ये जो एंटरप्राइजेज है इन्वॉल्व है बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे कि टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, लेदर एंड मोर। जो इनका प्रेजेंस है लीड करता है टू डेवलपमेंट ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज। जहां पे एमएसएमई होगा उसके आसपास एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी बनेंगी एंड सप्लाई चेन्स का एस्टैब्लिशमेंट होगा। ये फॉस्टर करेगा इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को, एनहांस करेगा ओवरऑल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को। फिर एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की बात करते हैं। एमएसएमई एनकरेज करता है एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को यूपी में। ये प्लेटफॉर्म देता है इंडिविजुअल्स को ताकि वो स्टार्ट करें अपना खुद का बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट करें इकोनॉमिक ग्रोथ में। एंटरप्राइजेस जो है ऑफन इसमें लोअर वेरियस होते हैं एंट्री के, अलाउ करते हैं एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को कि वो भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं अपने वेंचर को। देन एमएसएमई फोस्टर करता है इनोवेशन बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। देखो न्यू टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करना एमएसएमई के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंट करता है नोवल आइडियाज को, डेवलप करता है इंडिजिनियस सॉल्यूशंस को। रीजनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। एमएसएमई प्रमोट करेगा बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट व्हाइल दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्रियल हब्स में, जैसे कि कानपुर, आगरा, लखनऊ, वाराणसी एंड मेरठ। ये एग्जिस्ट करते हैं स्मॉलर टाउन्स में भी एंड रूरल एरियाज में। एस्टैब्लिशमेंट जो है एमएसएमईज का इस इन रीजन्स में, इसकी वजह से क्या होता है सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। मतलब जहां पे आपकी एमएसएमई होगी ना वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, लोकल परचेजिंग पावर बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होंगे और माइग्रेशन जो है रिड्यूस हो जाएगा अर्बन एरियाज के लिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन देखते हैं। एमएसएमईज यूपी में कंट्रीब्यूट करते हैं टू द स्टेट्स एक्सपोर्ट अर्निंग्स बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। अर्निंग बढ़ जाती है। एक क्रूशियल रोल प्ले करता है एनहांस करने में इंडिया के एक्सपोर्ट्स को, thereby इम्प्रूव करता है कंट्री के ट्रेड बैलेंस को। गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है वेरियस स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने के लिए एमएसएमई को एक्सेस करने में इंटरनेशनल मार्केट्स को एंड प्रमोट करने में एक्सपोर्ट्स एंड पार्टिसिपेट करने में ग्लोबल वैल्यू चेन्स में। फिर आते हैं सोशो इकोनॉमिक इंक्लूजन पे। देखिए एमएसएमई यूपी में फॉस्टर करते हैं सोशो इकोनॉमिक इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इसमें इंक्लूडिंग वुमेन, रूरल पॉपुलेशन, डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। ये एंटरप्राइज ना ऑफन एम्प्लॉय करता है इंडिविजुअल्स को फ्रॉम दीज ग्रुप्स, और इससे क्या हो जाएगा वो इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं एक और कम्युनिटी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर देखिए आगे, to leverage the full potential of MSMEs in UP's development, state government along with central government implement कर रहा है बहुत सारे policies, incentives and initiatives को। ये include करते हैं financial assistance, access to credit, skill development programs, technological support, infrastructure development and simplified regulatory procedures among others। देखो अब यहाँ पे important चीज क्या है जो आपको इस पूरे पैराग्राफ में पिक करनी है कि अगर आपको full potential increase करना है ना तो क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो आपको पता है पॉलिसी इंसेंटिव इनिशिएटिव जरूरी है। इसमें क्या करा गया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है, क्रेडिट का एक्सेस दिया गया है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दिए गए हैं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी प्रोसीजर्स, ठीक है। और ऐसे मेजर्स क्या करेंगे, ग्रोथ को बूस्ट करेंगे, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएंगे, फेवरेबल एनवायरमेंट देंगे ताकि वो सस्टेन डेवलपमेंट कर सके और यूपी के ओवरऑल प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर सके। अब की चैलेंजेस देखिए, देखो किसी भी चीज में अब आपने इसका रोल पढ़ लिया तो आप ये आंसर में नहीं भी पूछा गया तो भी आप चैलेंज लिखोगे, ठीक है। लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस पहला चैलेंज है। एमएसएमई स्ट्रगल करता है कि उनके पास ना वो एक्सेस नहीं कर पाते एडुकेट और टाइमली फाइनेंस को, ठीक है। एक तो एडुकेट फाइनेंस नहीं है और टाइमली नहीं मिल रहा फ्रॉम फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। लैक ऑफ कोलेटरल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं, कॉम्प्लेक्स लोन प्रोसीजर्स हैं, लिमिटेड अवेयरनेस होती है फाइनेंशियल स्कीम्स के बारे में एंड प्रोग्राम्स के बारे में। तो ये चैलेंज है एमएसएमई के लिए कि ये नेसेसरी फंड नहीं ले पाते फॉर देयर ऑपरेशन, एक्सपेंशन, इनोवेशन। देन इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिशिएंसीज है काफी सारी, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इनएडुकेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क,
पावर सप्लाई एंड बेसिक एम्यूनिटीज हिंडर करता है ग्रोथ ऑफ एमएसएमई को। इनएडुकेट रोड कनेक्टिविटी, अनरिलायबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनसफिशिएंट स्टोरेज फैसिलिटी इम्पैक्ट करेगा एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स, इंक्रीज करेगा ऑपरेशनल कॉस्ट को, हैम्पर करेगा कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एमएसएमई को। देन टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, भाई टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी तो भी दिक्कत है। बहुत सारे एमएसएमई यूपी में चैलेंज फेस करते हैं अडॉप्ट करने में और अडेप्ट करने में न्यू टेक्नोलॉजीज को। लिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में, एंड इन एडुकेट टेक्निकल स्किल्स एंड ट्रेनिंग हिंडर करता है एबिलिटी कि आप प्रोसेस अपग्रेड नहीं कर पाते, इंप्रूव नहीं कर पाते प्रोडक्टिविटी को, एंड कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाते मार्केट में। स्किल शॉर्टेज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई स्ट्रगल करता है कि वो स्किल्ड मैन पावर फाइंड कर पाए जो विद रिक्वायर्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज। अवेलेबिलिटी जो है स्किल्ड लेबरर्स की वो लिमिटेड है सर्टेन सेक्टर्स में, एंड यहाँ पे गैप है बिटवीन द स्किल्स जो पोजेस करी गई है जॉब सीकर्स के द्वारा एंड स्किल्स जो डिमांड करी गई है एमएसएमईज के द्वारा। ये जो स्किल शॉर्टेज है अफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को, क्वालिटी को और इनोवेशन को विद इन दी एमएसएमईज। देन रेगुलेटरी कंप्लाइंस, देखो बहुत ज्यादा रेगुलेशन देना भी ना गलत है कि वो इतने सारे रेगुलेटरी कंप्लाइंस को ना फिर पूरा नहीं कर पाते हैं। कंप्लाइंग विद कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग रेगुलेटरी प्रोसीजर्स पर्स करता है एक चैलेंज एमएसएमईज के लिए यूपी में। ये फेस करता है डिफिकल्टी लाइसेंसेस को ऑब्टेन करने में, रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल्स मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए। जो बर्डन है ना कंप्लाइंस का, इंक्लूडिंग टैक्सेशन, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, लेबर लॉज एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स, ये ओवरवेलमिंग हो सकता है स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए विद लिमिटेड रिसोर्सेज। मार्केट एक्सेस एंड कंपटीशन, एमएसएमई स्ट्रगल करता है, मतलब ऑफन स्ट्रगल करता है एक्सेस करने के लार्जर मार्केट्स को एंड फेस करता है इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स। ठीक है, मार्केट एक्सेस नहीं मिल पाएगा तो जो ऑलरेडी प्लेयर्स मार्केट में उनके साथ कंपटीशन है इनका। लिमिटेड मार्केटिंग कैपेबिलिटीज, इनएडुकेट इंफॉर्मेशन मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में, एंड डिफिकल्टीज एस्टैब्लिशिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, ये रेस्ट्रिक्ट करता है उनको उनकी ग्रोथ को। ठीक है, लैक ऑफ ब्रांडिंग, पैकेजिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, अडहरेंस, ये भी इम्पैक्ट करते हैं एबिलिटी उनकी इफेक्टिवली compete करने के लिए। ठीक है, शॉर्ट क्रिस्प पॉइंट्स बना लेना इसमें से। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लिमिटेड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी हिंडर करते हैं इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट को विद इन एमएसएमईज। लैक ऑफ एक्सेस टू टेस्टिंग लैबोरेटरीज, टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड इनोवेशन हब्स लिमिट करते हैं अपना कैपेसिटी डेवलप और कमर्शलाइज करने के लिए न्यू प्रोडक्ट्स को और टेक्नोलॉजीज को। अब देखिए वे फॉरवर्ड में क्या दिया है यहाँ पे, दिस इज द लास्ट बस वे फॉरवर्ड है सारा चैप्टर का इसमें। ओके, एड्रेसिंग दिस चैलेंजेस रिक्वायर करता है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जिसमें इन्वॉल्व करा जाएगा गवर्नमेंट के सपोर्ट को, पॉलिसी रिफॉर्म्स को, एक्सेस टू फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन असिस्टेंस, स्ट्रीमलाइन रेगुलेशंस एंड मार्केट लिंकेज। ठीक है, एड्रेस करने के चैलेंज को आपको ये सारी अप्रोच चाहिए, इसमें से पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करना। बाय एड्रेसिंग दिस चैलेंजेस एमएसएमई अनलॉक करेगा अपना फुल पोटेंशियल, ड्राइव करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा और कंट्रीब्यूट करेगा स्टेट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। देन बाय फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एमएसएमई, यूपी एम करता है स्ट्रेंथन करने के लिए अपने इंडस्ट्रियल बेस को, क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट के लिए। गवर्नमेंट ऑफ यूपी हैज इम्प्लीमेंटेड सेवरल स्कीम्स ताकि वो सपोर्ट कर सके स्टेट के एमएसएमई को। कुछ स्कीम्स यहाँ पे दी है। अब देखो सबसे बेस्ट चीज बताती हूँ मैं आपको, जब आपका आंसर कंक्लूड करना है ना, आप गवर्नमेंट स्कीम्स अगर उसके लिए हैं तो लिखो। ठीक है, इससे आपका जो आंसर है ना वो बहुत अच्छा लगेगा लास्ट में कि भाई आपने रोल चैलेंज सब लिख दिया, लास्ट में आप स्कीम लिख रहे हो तो कंक्लूड बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्कीम पहली देखो क्या है, यूपी एमएसएमई लोन गारंटी स्कीम। ये स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा एमएसएमईज को, उनको क्रेडिट गारंटी ऑफर करता है लोन्स के लिए अप टू ₹5 करोड़। ये एक्सेस टू क्रेडिट को इम्प्रूव करता है एमएसएमईज के लिए, प्रमोट करता है उनके ग्रोथ एंड एक्सपेंशन को। ठीक है, सेकेंड थिंग देखिए यूपी का स्टार्टअप फंड, ये फंड सपोर्ट करता है स्टार्टअप को स्टेट में प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ये हेल्प करता है फॉस्टर करने के लिए कंड्यूसिव इकोसिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एनकरेज करता है ग्रोथ ऑफ इनोवेटिव स्टार्टअप्स को। यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, ये स्कीम जो है प्रमोट करती है एक्सपोर्ट फ्रॉम एमएसएमईज इन द स्टेट
ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज, मार्केट डेवलपमेंट एंड ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन पार्टिसिपेशन। फिर ओडीओपी स्कीम, अंडर द स्कीम ईच डिस्ट्रिक्ट इन यूपी फोकस करता है डेवलप करने पे, प्रमोट करने पे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को जो रिप्रेजेंट करता है यूनिक एक्सपर्टीज एंड पोटेंशियल। और जो एम है उसका ये है एनकरेज करना लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को, स्किल डेवलपमेंट को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन दी एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, तो ओडीओपी में आप याद रखना स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फिर एमएसएमई का यूपी का एक्ट है। ठीक है, यूपी एमएसएमई एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट ने यूपी एमएसएमई एक्ट निकाला प्रोवाइड करने के लिए सपोर्टिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एमएसएमईज। द एक्ट सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स, स्ट्रीमलाइन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैब्लिश करता है सिंगल विंडो सिस्टम अप्रूवल्स और क्लियरेंसेस के लिए। फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए, एनहांस करने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस एमएसएमईज का। ये जो सपोर्ट इनेबल करता है एमएसएमईज को ताकि अडॉप्ट किया जा सके मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, इम्प्रूव कर सके प्रोडक्ट की क्वालिटी को एंड मीट कर सके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को। ये जो स्कीम और इनिशिएटिव्स है ना यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, ये प्रमोट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एमएसएमई का, एनकरेज करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, बूस्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट को, कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट में। देन माइंड मैप है, अगेन द वे आई हैव टोल्ड यू उस तरीके से माइंड मैप्स करने हैं आपको, पॉइंटर्स लिखने हैं उसके। आप सेक्टर्स दिए हैं इसमें इकोनॉमी ऑफ यूपी के, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर रैंक 1 जीएसवी है 28.4, वीट का मोर प्रोडक्शन, शुगर केन कैश क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर मेडिसिन, सेरिकल्चर सिल्क सिल्कवॉर्म मलबेरी। सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक वाटर सप्लाई गैस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टर्शरी में एजुकेशन हेल्थ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, ये पूरा चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया है। बहुत लॉन्ग टॉपिक है, लेंदी है, थोड़ा सा आपको बल्कि डेटा लगेगा, बोरिंग भी लगेगा, लेकिन द पॉइंट इज कि आप इसमें से सिर्फ ना क्या करो, पॉइंट्स का एक्सट्रैक्शन करो नोट्स में, ताकि आपको सेकेंड रीडिंग इस बुक से करनी ही ना पड़े। करंट अफेयर से सप्लीमेंट कर लो, प्लस जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पे हैं सिर्फ उनको इसमें से पॉइंटर्स लिख लो। ठीक है, अगर ढंग से इसको, मतलब चैप्टर काफी बड़ा है, इट इज क्वाइट ऑफन 30 पेजेस के करीब है ये। ठीक है, तो अगर आप इसको रिड्यूस कर लोगे सिंपल पॉइंट्स में तो ये 5 पेज पे बहुत आराम से आ जाएगा। और उसमें भी सबसे रेलिवेंट चीजें लिखनी है, कोई भी अननेसेसरी डेटा नहीं लिखना है। ठीक है, आधा तो डेटा ही है इस चैप्टर में, थोड़ा बोरिंग था ये चैप्टर बट ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें करंट अपडेशन जरूर करनी है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।